जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से। आज हम डिस्कस करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में इनगल्फिंग जो कोर्स है उसका जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया है, क्लास नंबर 13 को हम डिस्कस करेंगे। क्लास का टॉपिक है वाई इनगल्फिंग फेल। फॉरेक्स ट्रेडिंग में इनगल्फिंग स्ट्रेटजी जो है वो क्यों फेल होती है, उसके रीज़न जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपको नहीं बताएगा कि इनगल्फिंग स्ट्रेटजी या जब भी आप कोई इनगल्फिंग सेल इनगल्फ या बाय इनगल्फ मार करते हैं तो वो क्यों फेल होती है, वो जोन क्यों ब्रेक होता है, तो वो वाला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप कोई भी इनगल्फिंग मार करते हैं तो उन पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखते हुए ट्रेड लेनी है और इनगल्फिंग को जो है वो मार्क करना है। ठीक हो गया। तो क्लास को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप इस चैनल पे न्यू है और आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो सबसे पहले आपको अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो मेरा ये यूट्यूब का चैनल है अदनान एफिक्स फॉरेक्स चैनल 24। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक दिया है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने व्हाट्सअप का कम्युनिटी का जो लिंक है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी का लिंक है और ये दो लिंक मैंने दिए व्हाट्सअप के, तो आप इस पर क्लिक करके ग्रुप में जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे तो मैंने यहाँ पे बेसिक कोर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड बेसिक कोर्स, एडवांस प्रो कोर्स, इसके अलावा ये इनगल्फिंग स्ट्रेटजी जो है वो कंप्लीट अपलोड किया है। ठीक हो गया, किसी भी अकेडमी जाने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं। अच्छा जी, अपने टॉपिक जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लास का टॉपिक है वाई इनगल्फिंग फेल। इनगल्फिंग स्ट्रेटजी, अगर आप ये टॉपिक देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको इनगल्फिंग स्ट्रेटजी की क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपकी क्लासेस जो है वो क्लियर होनी चाहिए, तब आपको ये क्लास नंबर 13 की जो है वो समझ आएगी। अच्छा जी, क्लास को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक ये है कि रीजंस ऑफ फेलियर, रीजन ऑफ इनगल्फिंग फेलियर इन ट्रेडिंग। जब भी हम कोई इनगल्फिंग मार करते हैं, ठीक है, तो वो क्यों फेल होती है ट्रेडिंग में, उसके पीछे कुछ रीजंस होती है। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे आप देखें, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है फंडामेंटल न्यूज़। जब भी आप कोई भी इनगल्फिंग मार करते हैं, चाहे उसकी एक्यूरेसी है या नहीं है, या आप किसी भी टाइम फ्रेम में उसको मार करते हैं, तो आपने लाजमी ये वाले न्यूज़ पे जो है वो नज़र रखनी है, फंडामेंटल न्यूज़ पे। जिस तरह हम न्यूज़ देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके यूएसडी की न्यूज़ है या कोई भी करेंसी पेयर की न्यूज़ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यूज़ पे नज़र रखनी है। इनगल्फिंग को मार करने से पहले आपने न्यूज़ पर नज़र रखनी है। मिसाल के तौर पे आपने कोई इनगल्फिंग मार की है गोल्ड में, ठीक है, बाय इनगल्फिंग है या सेल इनगल्फिंग है, और वो इस तरह की कोई न्यूज़ आती है, ठीक है, लाइक आपने कोई इनगल्फिंग मार की है बाय इनगल्फिंग या सेल इनगल्फिंग, और मार्केट वहाँ से 30, 40, 50 पिप्स के जोन के फासले पे है और न्यूज़ आ रही हो यूएसडी में, तो आपको पता है यूएसडी जो है वो गोल्ड के साथ अटैच है। तो उस सूरत में क्या होगा कि आप ये जो इनगल्फिंग जो आपने मार की होगी बाय इनगल्फिंग या सेल इनगल्फ, वो बिल्कुल रिस्की हो जाती है, क्योंकि आपको पता है फंडामेंटल के सामने टेक्निकल की जो है कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। अच्छा, दूसरे नंबर पर है इनवैलिड मार्किंग। जब आप कोई भी इनवैलिड बाय इनगल्फिंग या सेल इनगल्फ को मार करते हैं, वो भी इनवैलिड तरीके से, ठीक है। वैलिड और इनवैलिड इनगल्फिंग क्या है वो मैंने ऑलरेडी इनगल्फिंग स्ट्रेटजी वाले कोर्स में एक्सप्लेन किया है, वो आप देखेंगे तब आपको क्लास पॉइंट नंबर 2 की जो है वो समझ आएगी कि वैलिड और इनवैलिड इनगल्फिंग मार्किंग क्या होती है। अच्छा, थर्ड नंबर पे है वार सिचुएशन अराउंड द ग्लोब। जब भी जंग होती है पूरे वर्ल्ड में या किसी दो कंट्रीज़ के बीच में, तो उसका असर ज़्यादातर जो है वो गोल्ड पे होता है, करेंसी पेयर्स पे इतना असर नहीं होता। ज़्यादातर हम ट्रेड जो है गोल्ड में करते हैं, तो इस हिसाब से जब भी आप कोई इनगल्फिंग मार करते हैं, सेल इनगल्फ है या बाय इनगल्फ है या जो भी है, तो आपने फंडामेंटल की जो न्यूज़ होती है वार सिचुएशन, आपने पूरे वर्ल्ड की जो है वो उस पर नज़र रखनी है कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ठीक है, एशिया में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, किस किस ममालिक के दरमियान जंग चल रही है। तो जब भी आप कोई इनगल्फिंग मार करते हैं, स्पेशली सेल इनगल्फ, ठीक है, और जंग चढ़ जाए या कोई जंग की खबर आ जाए, ठीक है, अचानक से, तो आपकी जो सेल इनगल्फ होगी वो वहाँ पे वो काम नहीं करेगी। रिस्पेक्ट मिल जाएगी 20-30 पिप्स तक, लेकिन जिस तरह आप एक्सपेक्ट करें उस तरह आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी। वजह ये होती है कि जंग की हालत में गोल्ड जो है वो पंप करता है, डंप नहीं करता, नीचे नहीं आता, आप जाता है, तो उस सूरत में सेल इनगल्फ जो है वो उसकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। इसके अलावा फोर्थ नंबर मैंने ये पॉइंट लिखा है कि टेस्टेड इनगल्फिंग। जब भी आप कोई भी इनगल्फिंग मार करते हैं तो आपने उसको देखना कि भाई ये इनगल्फिंग में मार कर रहा हूँ, सेल इनगल्फ है या बाय इनगल्फ, ये टेस्टेड तो नहीं है। टेस्टेड और अनटेस्टेड पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि टेस्टेड और अनटेस्टेड इनगल्फिंग क्या होती है, वो किस तरह रिस्की होती है। 5 नंबर पे है अपोजिट ऑफ ट्रेंड। देखिए, जब छोटे टाइम फ्रेम पे आप इनगल्फिंग मार करते हैं लाइक M15 या M30 या M5, ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम बेशक जिस ट्रेंड में भी हो, बुलिश हो या बेरिश हो, जो भी हो, लाइक H4 से ऊपर जो भी आप सेल इनगल्फ या बाय इनगल्फ मार करते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, बेशक आप उसको अपोजिट ऑफ ट्रेंड भी ले लें। लेकिन जब आप M5 और M15 इस तरह M30 तक मार करते हैं, वो भी अपोजिट ऑफ ट्रेंड, मिसाल के तौर पे बाय का ट्रेंड चल रहा है और आपने M5 M15 में सेल इनगल्फ मार किए, तो उसको रिस्पेक्ट उसी हिसाब से नहीं मिलेगी। H4 से ऊपर जितने भी आप मार्किंग करेंगे वो बेशक अपोजिट ऑफ ट्रेंड भी चल जाएगी, लेकिन H1 से नीचे आएंगे M30 M15 M5 में, तो वो आपकी इनगल्फिंग जो है वो रिस्की हो जाती है, क्योंकि आपने उसको अपोजिट ऑफ ट्रेंड लिया है और वो भी छोटे टाइम फ्रेम में, तो इस चीज़ को भी आपने नज़र पे रखनी है। अच्छा, 6 नंबर पे है रॉन्ग मार्किंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। देखो, कोई भी स्ट्रेटजी है, चाहे इनगल्फिंग है, ICT है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, आपको मार्केट की स्ट्रक्चर की समझ आनी चाहिए, तब आपकी हर स्ट्रेटजी जो है वो काम करेगी। अगर आपको मार्केट की स्ट्रक्चर की समझ नहीं है, मिसाल के तौर पर आपको सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं आता, आपको मार्केट के पिवट पॉइंट का पता नहीं है कि भाई मार्केट का CP पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट या पिवट पॉइंट, या अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं आता, तो इट मीन्स कि आपको आपकी जो भी स्ट्रेटजीज होगी, चाहे वो SMC है, ICT है या इनगल्फिंग है, वो काम नहीं करेगा इस मार्केट में। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है रॉन्ग मार्किंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो समझना जरूरी है। इससे आपको ट्रेंड का पता चलेगा कि भाई ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है,
तो ये मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, हाई टाइम फ्रेम रिजेक्शन। अभी हाई टाइम फ्रेम रिजेक्शन का क्या मतलब है, ये मैं आपको चार्ट पे ले जाके जो है वो समझाता हूँ कि हाई टाइम फ्रेम रिजेक्शन क्या होती है। बाकी जो 6 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए वो बिल्कुल ईजी है, लेकिन 7 पॉइंट जो है वो 7 नंबर पॉइंट ये मैं आगे चार्ट पे जो है एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जीबीपी जेपीवाई का मैंने चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे ये मैंने एक मार्किंग की है, ठीक है। ये एक जोन मैंने मार्क किया, ये वाला ये जोन मैंने मार्क किया था और इसका सिग्नल मैंने आप लोगों को ग्रुप में दिया था। ये यहाँ पे डेली की सेल इनगल्फ थी, ठीक है। उसको मैंने इस जोन को मैंने फिल्टर किया, H4 तक लेके आया, H4 से H1 फिर M30 फिर M15। तो ये डेली की सेल इनगल्फ को फिल्टर करते करते मैं M15 का ये जोन निकाला है, सही है। यहाँ पे 199.280 से लेकर 199.736 ये ग्रुप में ये जोन सेल के लिए आप लोगों के साथ शेयर किया था। अब और सेल 200.040 मैंने यहाँ पे एसएल दिया था। अब मार्केट यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ से ऊपर आया और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ से ऑलमोस्ट 150 पे जो है वो ड्रॉप हुआ है। अब यहाँ पे देखें कि अगर कोई यहाँ से सेल की ट्रेड में, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से सेल की ट्रेड ली है या नहीं ली, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मार्केट तो नीचे आ रहा है, यहाँ पे मैं कोई इनकल्पिंग जो है वो देख लूँ, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे ये H1 की इनकल्पिंग मार्क की है, जस्ट मिनट, यहाँ पे ये, ठीक है। आपने ये वाली इनकल्पिंग मार्क की और आप ये सोचते हैं कि भाई इस H1 की इनकल्पिंग को रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली, ठीक है। इसके अलावा ये भी एक इनकल्पिंग है, यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे ये इनकल्पिंग काम क्यों नहीं कर रहा, तो उसके पीछे रीजंस है, ठीक है। रीजन ये है कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम से रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है और आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम की इनकल्पिंग को मार्क करके यहाँ से बाय देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल जो है वो गलत तरीका है। जब आपने चार्ट को हर टाइम फ्रेम में एनालाइज करना है, ठीक है, कि भाई ये तो डेली का टाइम फ्रेम है, यहाँ से अच्छी सेलिंग आ सकती है। जब यहाँ से आपको अच्छी सेलिंग आ सकती है तो आपका M15 M30 H1 का की जो भी इनकल्पिंग है वो काम नहीं करेगी। रीजन ये है कि बड़ा टाइम फ्रेम से रिजेक्शन लेके जब मार्केट आता है तो वो आपकी छोटे टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट नहीं मिलता। पर ये डेली में सप्लाई जोन है, ठीक है, ये वाला। तो जब ये डेली की सप्लाई जोन से जब मार्केट गिरता है तो वो अच्छा खासा गिरता है, ठीक है। जब आप उसमें से H1 और M30 की इनकल्पिंग मार करेंगे तो उसको 10-20 पिप्स तक रिस्पेक्ट मिल जाएगी, लेकिन जो अच्छी खासी 100 पिप्स तक वो जो रिस्पेक्ट मिलती है एक इनकल्पिंग को, वो आपको नहीं मिलेगी। वजह ये है कि ये डेली का हमने फिल्टर जोन निकाला है, उधर से सप्लाई आनी थी, ठीक है। और आप यहाँ पे H1 और M15 या M30 की इनकल्पिंग को मार करके बैठे हैं कि हाँ जी यहाँ से जो है ये मुझे 50 60 70 80 पिप्स तक मूव देगा, तो वो कभी भी आपको नहीं दे सकता। तो आपने डेली टाइम फ्रेम पे भी जो है वो जाना है, देखना है कि भाई ये डेली टाइम फ्रेम की सेल इनगल्फ है या बाय इनगल्फ है। अब यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगा तो अब मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम से रिजेक्शन लेके। सही हो गया। अगर मार्केट डेली की इनगल्फिंग से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है तो आपने क्या करना है, आपने फिर H1 और ये M15 की इनगल्फिंग को मार्क नहीं करना, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी ज्यादा होती है बजाय कि आप छोटे टाइम फ्रेम की इनगल्फिंग जो है उसको मार्क कर लो। ठीक हो गया। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इनगल्फिंग जो है वो क्यों फेल होती है, और हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमने कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में रख के जो है वो इनगल्फिंग को मार्क करनी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। हाफिज़।